नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 2 का दूसरे पाठ का आगे का जो हमारा घटक है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों का ऑक्सीशोषण करके ऊर्जा प्राप्त करने की जो अपक्रिया दी गई वहाँ पे दी गई है। स्निग्ध पदार्थ हम खाते हैं, उससे स्निग्ध अम्ल बनता है। फिर उसके बाद असेटिल कोएंजाइम में फिर क्रैब चक्र जो हमने पीछे पढ़ा, फिर उसके बाद में क्या निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड धन पानी धन ऊर्जा। ऐसे प्रोटीन लेने के बाद अमीनो अम्ल और फिर एसिटिल कोएंजाइम में। ऐसे कार्बोज पदार्थ लेने के बाद ग्लूकोज का विघटन होता है। फिर उसके बाद में पारिक अम्ल बनता है। फिर पारिक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम में। फिर उसके बाद क्रैब चक्र और CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इसी तरीके से अनाक्सीशोषण में भी दिया है कार्बोज पदार्थ, पार्विक अम्ल ग्लूकोज का विघटन, फिर किण्वन पारिक अम्ल। फिर यहाँ पे ये तीनों प्रोसेस सेम है, किण्वन। फिर अल्कोहल, विभिन्न पदार्थ बनते हैं, विनेगर हो गया, जीवन सत्व हो गया लैक्टिक अम्ल से। फिर क्या बनता है, स्नायु, लाल रक्त कोशिका, किण्व और विभिन्न सूक्ष्मजीव। तो ये दोनों आपको जो दिए गए हैं उसको ध्यान में रखना है। अब अनाक्सीशोषण करने वाले सूक्ष्मजीवों से ऊर्जा निर्मित कैसे होती है, देखिए। कुछ सजीव ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते, उदाहरण अनेक जीवाणु। ऑक्सीशोषण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाने वाला शोषण। अनाक्सीशोषण मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाने वाला शोषण। तो उसे क्या कहते हैं, अनाक्सीशोषण कहते हैं। और अनाक्सीशोषण से ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे हैं जीवाणु, हमने नवी में पढ़ा है तो उसी हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। अनाक्सीशोषण से ग्लूकोज विघटन होता है और किण्वन, ऐसे दो चरण होते हैं। पहला ग्लूकोज विघटन, दूसरा किण्वन, जिसमें ग्लूकोज का अधूरा विघटन होकर कम ऊर्जा मिलती है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज विघटन से बने पार्विक अम्ल का कुछ प्रक्रियाओं की सहायता से कार्बनिक अम्ल या अल्कोहल में रूपांतरण होता है। फिर उसके बाद में इसे क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन। कुछ उच्च स्तर के वनस्पति प्राणी और ऑक्सीजन के संपर्क में रह सकने वाले सूक्ष्मजीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर ऑक्सीशोषण के स्थान पे अनऑक्सीशोषण करते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के बाद हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन हम ले नहीं पाते, तो हम वहाँ टाइम पे क्या करते हैं, अनऑक्सीशोषण करते हैं, जो कि हमको मालूम नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, अनऑक्सीशोषण करती है। उदाहरण, बीज के अंकुरण के समय यदि ज़मीन पानी के नीचे डूब गया हो तो बीज क्या करते हैं, अनाक्सीशोषण करते हैं। उसी प्रकार से हमें व्यायाम, बताया मैंने आपको, उसी प्रकार से हमें व्यायाम कसरत करते समय हमारी मांसपेशियां क्या करती हैं, अनऑक्सीशोषण करती हैं, जिससे हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनकर लैक्टिक अम्ल संग्रहित होता है और हमें थकावट महसूस होती है। फिर आगे क्या दिया गया, देखिए। भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा। जैसे भोजन के हम जो घटक खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो भी खाते हैं उनसे क्या हमको प्राप्त होता है वो देखेंगे। आवश्यकता से अधिक खाए गए कार्बोज पदार्थ शरीर में यकृत और स्नायुओं में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं और अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़कर क्या करते हैं। अब प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन या प्रथिन। अमीनो अम्ल के बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक महा अणु बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन या प्रथिन, हिंदी में प्रथिन। प्राणीजन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रथिन क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन होते हैं। इसीलिए हमें कोई भी चीज़ चाहिए प्रोटीन या विटामिन, वो सब चीज़ें नॉनवेज में ज़्यादा मिलती हैं। और प्रथिनों से भी प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है। ये आप देखना, ये भी ध्यान रखना है। और प्रथिन का पाचन होने पर क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है। यह अमीनो अम्ल शरीर में अवशोषित किया जाता है और रक्त द्वारा प्रत्येक अंग और कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अलग अलग अंग और कोशिका उन अमीनो अम्ल से उन्हें या शरीर को आवश्यक ऐसे प्रथिन तैयार करते हैं, जैसे दिया है, देखो अब यहाँ पे प्रथिनों के पाचन के बाद बनने वाले अमीनो अम्ल। मेलानिन, रंजक द्रव्य, कैरोटीन, ये सब किसके लिए लाभ लगता है, त्वचा के लिए। हीमोग्लोबिन, प्रतिपिंड, रक्त, स्नायु,
एक्टिन और मायोसिन ये लचीले प्रथिन होते हैं उनके लिए। हड्डियों में आसीन कोशिका में प्रद्रव्य पटल के प्रथिन और विभिन्न प्रकार। स्वादु ग्रंथि में इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन और पीयूषिका ग्रंथि में विविध संप्रेरक होते हैं। तो आपको देखना है। नेक्स्ट आगे स्निग्ध अम्ल। स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थों को क्या कहते हैं? स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। अंडरलाइन करो उसको भी। हमारे द्वारा सेवन किए गए स्निग्ध पदार्थों का पाचन होता है, अर्थात उनका रूपांतरण स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल में किया जाता है। स्निग्ध अम्ल का अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में उन्हें पहुंचाया जाता है, जिसका उपयोग करके विभिन्न कोशिकाएं उनके लिए आवश्यक पदार्थ की निर्मित करती हैं। उदाहरण, कोशिका का प्रद्रव्य पटल बनाने के लिए लिपिड नामक अणु की आवश्यकता होती है। यहाँ से आप अंडरलाइन करिए। जो स्निग्ध अम्ल से बनाया जाता है। अब इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन जैसे संप्रेरक तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतु के चारों ओर आवरण बनने के लिए स्निग्ध अम्लों का उपयोग किया जाता है। तो स्निग्ध पदार्थों से हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है। ये भी अंडरलाइन कर लो। रोज की आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया स्निग्ध पदार्थ शरीर में चर्बी युक्त संयोजकी ऊतकों के रूप में जमा हो जाता है और इससे मोटापा दिखाई देने लगता है। फिर देखिए अब क्या दिया है। जीवन सत्व और विविधतापूर्ण रासायनिक पदार्थों का ऐसा समूह जिससे प्रत्येक पदार्थ के शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता होती है। वो प्रमुख प्रकार 6 हैं। ए बी सी डी ई और के। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी ए डी ई के क्या है? स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील है। और बी सी क्या है? यह जल में घुलनशील है। तो हमने देखा है कि ग्लूकोज का विघटन और क्रैब चक्र इन अभिक्रियाओं में FADH2 और NADH2 बनते हैं। इनके निर्माण में क्रमशः राइबोफ्लोविन और निकोटिनमाइड का उपयोग किया जाता है। फिर हमारे शरीर में साधारणतः क्या होता है? 70% भाग जो होता है वो पानी का होता है। प्रत्येक कोशिका में कोशिका के द्रव्यमान का लगभग 70% पानी ही होता है। रक्त में भी रक्त द्रव के 90% पानी ही होता है, 90%। शरीर में पानी की भी थोड़ी सी भी कमी हो जाने पर कोशिका और उसके साथ शरीर का कामकाज क्या होता है? बिगड़ जाता है। इसलिए पानी भी एक अत्यावश्यक पोषक तत्व है, हमारे लिए ज़रूरी है। उपरोक्त सभी पोषक तत्वों के साथ साथ तंतुमय पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। वैसे तो तंतुमय पदार्थों को हमेशा पचा नहीं सकते, परंतु अन्य पदार्थों के पाचन क्रिया और अपाचित भोजन को बाहर निकालने की क्रिया में उनकी बहुत सहायता होती है। जैसे हरी सब्जियां, फल, अनाज, इनसे हमें रेशेदार पदार्थ मिलते हैं। आगे दिया कोशिका विभाजन एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया। कोशिका विभाजन आप जानते हो 2 प्रकार से होती है, समसूत्री और अर्धगुणसूत्री। कुछ जानकारी हमने पिछली कक्षा में इसके बारे में ली थी। कोशिका विभाजन या कोशिका के सजीवों के अनेक गुणधर्म में से एक बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इस गुणधर्म के कारण एक सजीव को दूसरे सजीव का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पता लगता है, और बहुकोषीय सजीवों की वृद्धि कैसे होती है इसके बारे में पता लगता है। तो कोशिका विभाजन के प्रमुख रूप से 2 प्रकार हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन शरीर की कायिक कोशिका और मूल कोशिका करती है। अर्धगुणसूत्री विभाजन जनन कोशिकाएं द्वारा होता है। जनन कोशिका विभाजन का अध्ययन करने से पूर्व हम कोशिकाओं की रचना की जानकारी आवश्यक देंगे। जानकारी होना आवश्यक है। कोशिका रचना आपने देखा, कोशिका की रचना के बारे में है ना, प्राणी कोशिका, वनस्पति कोशिका। तो उसी तरीके से कोशिका की रचना का अध्ययन करके हम इसके पूर्व
कर चुके हैं। प्रत्येक केंद्र की कोशिका में एक केंद्रक होता है और इसके अलावा अन्य कोशिका अंगक भी होते हैं। इस जानकारी के आधार पर अब हम 9 प्रकार की कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे। तो आज नहीं, वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।